वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को। इसमें हम इस वीडियो के परीक्षा को देखते हुए इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें रखा है, यानी कि संपूर्ण किताब का निचोड़ इस वीडियो में रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में काम करेगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और सब कुछ जानकारी मिलती रहे। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय भवन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन होनी चाहिए। अगर बात करेंगे भैया विद्यालय भवन की, तो कौन कौन से भौतिक संसाधन होनी चाहिए देख लेते हैं। विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय निर्माणशाला, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर, उपकरण आदि सभी सम्मिलित होते हैं और यह सभी विद्यालय के कार्यों के सुसंचालन में मदद करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक है। अगर बात करेंगे विद्यालय की, तो इसमें पुस्तकालय क्यों आवश्यक है देख लेते हैं। पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना जरूरी है। पुस्तकालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए और जहां तक संभव हो पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था? खुली व्यवस्था होनी चाहिए। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए। यानी कि हॉस्टल हो गया, आपका छात्रावास हो गया, उसके संचालन के लिए कौन कौन सी समितियां होनी चाहिए, किसका गठन किया जाना चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। दिया है आंसर हमारा, दिया है इसमें, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए। पहला आपका हो जाएगा भोजन समिति, दूसरा सफाई समिति और तीसरा हो जाएगा अनुशासन समिति और चौथा हो जाएगा खेल समिति और लास्ट वाला हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है। अगर बात करेंगे विद्यालय की, तो भैया खेल का मैदान क्यों आवश्यक है देख लेते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई विद्यालय में अगर विद्यालय होगा तो वहां पर एक खेल का मैदान भी होना आवश्यक है। चलते फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है। अगर बात करेंगे मानवीय संसाधनों के प्रबंध से, तो देख लेते हैं। मानवीय संसाधनों के प्रबंध का तात्पर्य भैया है उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि पेपर आपका कल है, समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। देख लेते हैं प्रबंधन किसे कहते हैं, जान लेते हैं प्रबंधन के बारे में। किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं भैया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र बताइए। अगर बात करेंगे भैया क्षेत्र की, तो हो जाएगा शिक्षा के विकास का लक्ष्य होना चाहिए, नियोजन के कार्यक्रम हो जाएगा, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना हो जाएगा, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना भी हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा। चलेंगे भैया अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है। अगर बात करेंगे भैया विद्यालय प्रबंधन की, तो प्रबंधनों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है भैया। किसके द्वारा? प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं। अगर बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की, भैया कौन कौन सी समितियां करती हैं? शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशेष समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां जो हैं क्या करती हैं? विद्यालय प्रबंधन का आकलन करती हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताइए। अगर बात करेंगे भैया विद्यालय प्रबंधन के कार्य की, तो हो जाएगा पहला आपका शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन हो जाएगा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय का बजट बनाना। ये हमारे क्या हो जाएंगे? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के 4 कार्य हो जाएंगे। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय की गतिविधि में अध्यापक के स्थान में के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा।
विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी का समान है जो भौतिक परंपराओं, तकनीक, क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। चलते हैं, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? ये भैया बना था आपका 1993 में। कब बना था? 1993 में बना था। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अध्यापक के संबंध में मुदालिर आयोग के विचार लिखिए। अगर बात करेंगे भैया मुदालिर आयोग की, तो हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिक गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक शिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समुदाय का अर्थ बताइए। भैया अगर बात करेंगे समुदाय की तो देख लेते हैं। समुदाय जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉम एक साथ टुगेदर और मुनिश का मतलब हो जाएगा सेवा करना या सर्व करना, यानी कि कम्युनिटी का शॉर्टकट बनाया गया। आपका पहला हो जाएगा कॉम और लास्ट में जो म्यूनिटी जोड़ते हैं उसको म्यून निकाल दिया गया, उसका मतलब होता है टू सर्व या सेवा करना। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। एक मनोवैज्ञानिक ने बताया है, क्या बताया है? इस प्रकार की कम्युनिटी का अर्थ एक साथ सेवा करना है। जैसा कि इसमें दिया है, बोगार्ट्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है, इस समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान किस शहर में है? भैया ये दिल्ली में है। कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, स्कूल व समुदाय के संबंध में जॉन डेवी ने क्या कहा है? जॉन डेवी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। भैया चलते हैं अपने अगले इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हो जाएगा, स्कूल के लिए अन्य कोई आदर्श, संकीर्ण तथा असुंदर होगा और उसे कार्यान्वित करना अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। ये हमारा किसके अनुसार हो जाएगा? जॉन डेवी के अनुसार हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य लिखिए। अगर बात करेंगे भैया ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों की, तो देख लेते हैं भैया। तो इसके 3 कार्य इसमें दिए गए हैं। विद्यालय के सामानों में सुधार का सुझाव देना, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात जानकारी देना। तीसरा हो जाएगा, बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालयों की मरम्मत के सुझाव देना। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? अगर बात करेंगे भैया मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की, तो हो जाएगा शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। आज के प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें भैया आपकी 20 संख्या होती है। कितनी होती है? टोटल 20 संख्या होती है। बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसके बारे में भी जान लेते हैं। बजट जो आपका है, बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है। किससे? कार्मिक क्षेत्र से होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बूर्जट शब्द से हुई। किससे? फ्रेंच भाषा के बूर्जट शब्द से हुई, जिसका अर्थ चमड़े की थैली से लगाया जाता है। किससे? चमड़े की थैली से लगाया जाता है। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि विद्यालय जो अनुदान है या सरकार द्वारा प्राप्त होता है, उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार ने अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? यानी कि जो समुदाय से धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, क्या होता है? विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के क्रियाकलापों द्वारा धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है? देख लेते हैं इसके बारे में। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है
जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय है कि कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या अभिप्राय है? आदर्श विद्यालय से आपका क्या अभिप्राय है? एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। ये क्या हो जाएगा? आदर्श विद्यालय का आशय हो जाएगा। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कितनी रकम दी जाती है? भैया इसकी दी जाती है कितनी? 500 रुपए दी जाती है। कितनी? 500 रुपए दी जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, छात्रावास का वार्डन कैसा होना चाहिए? छात्रावास का जो वार्डन है भैया, एक अच्छा छात्रावास वार्डन दृढ़ चरित्र एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय के बारे में जान लेते हैं। हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था और बुक बैंक की स्थापना की जाए। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। और लास्ट वाला हो जाएगा, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, खेल का क्या महत्व है? बात करेंगे भैया खेल की। छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल एक विशेष महत्व है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है? एनपीआरसी का प्रमुख भैया संकुल प्रभारी होता है। कौन होता है? संकुल प्रभारी होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन से साधन आवश्यक हैं? बालक के विकास के लिए अन्य साधन जैसे आपका हो जाएगा, पीने के लिए शुद्ध पानी, बैठने के उचित स्थान, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय का फर्नीचर आदि विशेष रूप से आवश्यक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समय तालिका एक साधन है, ये साध्य बताइए। समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए। यह साधन नहीं है। जहां भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, ये किसने कहा है? टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, ये भैया किसने कहा है? ये कहा भैया है डॉक्टर जसवंत सिंह ने। डॉक्टर जसवंत सिंह ने क्या कहा है? क्या कहा है उन्होंने? टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करता है भैया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समय सारणी क्या है? अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह हमारी क्या? समय सारणी कही जाती है भैया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं? रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं भैया कौन सी हैं? शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती हैं। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप में भाग लेकर आगे देख लेते हैं, सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ सहगामी क्रियाओं पाठ आवश्यकता बताइए। यानी कि पाठ सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्या होती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार देख लेते हैं, स्वच्छ आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिले जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसमें मनोरंजन कार्यों जैसे आपका हो जाएगा क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों की प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित कर सके। यानी कि बच्चों को विभिन्न रुचियों को भी विकसित कर सके। स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है? जान लेते हैं विवेकानंद से उन्होंने क्या कहा है। विवेकानंद के अनुसार आज भारत को भगवत गीता ही नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की भी आवश्यकता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि यानी कि खेल के मैदान की भी आवश्यकता है या फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। सिर्फ भगवत गीता से काम नहीं चलने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बात करेंगे भैया ग्राम शिक्षा समिति का, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भैया जो आपका होता है प्रधान होता है, यानी कि ग्राम प्रधान होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है,
शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? शैक्षिक उपकरण की अगर बात करेंगे भैया, सामग्री आपकी आ जाती है श्याम पट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री और चाक वगैरह इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अगर बात करेंगे पेयजल व्यवस्था की तो भैया हो जाएगा, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए, यानी कि शौचालय के आसपास होनी चाहिए। जो कि आपका पेयजल यानी कि पीने का व्यवस्था जो है भैया वो आपके शौचालय के आसपास हो, लेकिन कैसी हो? स्वच्छ व्यवस्था हो, स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए और सारे जो काम हैं स्कूल के साफ सफाई से होने चाहिए। मानवीय साधन के अंग बताइए। अगर बात करेंगे मानवीय संसाधन या साधन की तो हो जाएगा प्रधानाध्यापक आपका हो जाएगा, शिक्षक एवं छात्र समुदाय आते हैं। किसके अंतर्गत? मानवीय संसाधन के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। मानवीय संसाधन के प्रबंध की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगर इनकी बात करेंगे भैया विशेषताओं की तो हो जाएगा पहला आपका, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। और सेकंड हो जाएगा, मानवीय संसाधन के प्रबंध से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्यों में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि अगर एक सफल शिक्षक है उसके अच्छे गुण क्या होंगे उसको आपके बारे में बताना है। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अध्यापक को मनोविज्ञान व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? भैया कितना है? 15% होना चाहिए, मिनिमम 15% तो अवश्य होना चाहिए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचि एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? राष्ट्रीय पर्वों की अगर बात करेंगे तो भैया आपका है क्या है? गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, यानी कि ऐसे दिवस जो राष्ट्रीय दिवस कहलाते हैं। आपको पता है 15 अगस्त हमारा क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन हमारा भारत देश क्या है? आजाद हुआ था और हमारा स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त है और गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचना को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं भैया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान, ये कथन किसका है? ये भैया किसका है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का है। किसका? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का है, यहाँ पर मुखर्जी होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लॉन्ग बुक क्या है? बात करेंगे भैया लॉन्ग बुक के बारे में, जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्यों के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। यानी कि लॉन्ग बुक जो होती है भैया आपके प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल की एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारी घटनाओं, पाठ्यक्रम या बड़े अधिकारियों के साइन होते हैं जो विद्यालय में निरीक्षण करने आते हैं। यानी कि विद्यालय की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट डायरी नुमा होती है, जो कि इसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे विद्यालय के इतिहास के बारे में भी जाना जा सकता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक विद्यालय को ग्रांट कौन प्रदान करता है? तो भैया आपका कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है या फिर सरकार करती है? यानी ग्राम पंचायत तथा सरकार करती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? चलिए देख लेते हैं, स्कूल कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ में होने से पूर्व तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है,
धाराओं के प्रकार बताइए। चलिए भैया देख लेते हैं, धाराओं के प्रकार आपके हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा क्या, तापमान के अनुसार धाराएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है गर्म धाराएं तथा दूसरी है ठंडी धाराएं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका आ जाता है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ना और फिर वापस लौट जाना हमारा क्या, ज्वार भाटा कहलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जान लेते हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि से देश की जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या है। अगर बात करेंगे भैया टीएलएम ग्रांट की तो हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान हो जाएगा। क्या, शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान जो हमारा टीएलएम हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कार्यानुभव में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। अगर बात करें कार्यानुभव की तो इसके अंतर्गत आपकी कृषि, बागवानी, कताई बुनाई, सिलाई, हस्तकला इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा नीति का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ग्राम शिक्षा नीति का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व के बारे में जान लेते हैं। पहला आपका हो गया क्या, योजना, परिनिरीक्षण करना, शिक्षण करना, पथ प्रदर्शन करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, संपर्क कर्तव्य हो गया और मूल्यांकन। ये सारे हैं किसके, प्रधानाध्यापक के कार्य हैं या दायित्व बोल सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर क्या है, आपको बच्चों को बताना पड़ जाए तो भैया प्रोजेक्टर क्या है तो क्या बताएंगे। इसमें चित्रों का बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पर्दे के ऊपर पड़ती है जिसमें सारा का सारा पर्दे पर चित्र बन जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए। विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए तो मुख्य अध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों या समाज के सदस्यों के साथ साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। यह कथन किसका है। यह कथन आपका भैया है H.G. वेल्स के अनुसार शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। किसने कहा है, H.G. वेल्स ने कहा है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक क्या है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य यामी है, यानी कि अब भावी है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के अधिकांशतः दोषों को दूर किया जा सकता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है जॉन न्यूटन ने शिक्षक के विषय में क्या कहा है। जॉन न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने बताया है कि एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी मरीज को देखना जारी रखता है। एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाता है तो वह अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु यदि एक शिक्षक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन में तब तक खिलवाड़ करता रहता है जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता। बिल्कुल सही बात है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मीना मंच क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है। मीना मंच पूछा गया बहुत बार। सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका
को प्रदर्शित किया गया है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। चलिए जान लेते हैं पर्यवेक्षण के बारे में। दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जैसा कि आपको पहला दिया है एडम्स और डिकी के अनुसार, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित क्या कार्यक्रम है। बिल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षक व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक होता है या सहायक है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है वह उच्च दृष्टि यानी कि सुपर प्लस विजन जो विद्यालय के विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालयों की अपेक्षाओं को अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी हो। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। चलिए भैया जान लेते हैं। विद्यालय को अनुदान जो है केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन आपको करना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर ही होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मीनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण रहता है। जैसे अगर आपने टीचिंग की है विद्यालय में, आप जाकर टीचिंग जरूर की होगी, आपको पता है सारा का सारा डाटा उसमें अंकित किया जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन भेजा भी जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है। अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों को क्रियाशील हो सकें। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका का अर्थ हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना भैया है, यानी कि इस परिषद की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई। कब, 1961 को की गई थी। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। ये भैया आपका बहुत इजी है, 2004 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग जो आपका था 1964 से लेकर 1966 तक की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय शैक्षिक तकनीक संस्थान के कार्य बताइए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीक, शैक्षिक दूरदर्शन जिसे हम ईटीवी बोल सकते हैं, एवं शैक्षिक रेडियो ईआर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों को संपादन में प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नीपा के उद्देश्य लिखिए। नीपा के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थानों को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार करना, उसका प्रकाशन करना। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान, और लास्ट हो जाएगा देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठन से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। ये हमारे हो जाएंगे नीपा के उद्देश्य हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना भैया कब हुई थी। 1972 में हुई थी, यानी कि 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी की स्थापना भैया है लखनऊ में जो की गई थी 1981 में हुई थी, यानी कि 1981 में की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों को विवेचन कीजिए। इसके बाद के 3 जो कार्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध हो गया, और दूसरा हो गया
उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक लेखन संशोधन कार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं के अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? राज्य विज्ञान संस्थान भैया आपका कहाँ? इलाहाबाद में है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो इसके दो प्रमुख कार्य हो जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन एवं परामर्श देना, और दूसरा हो जाएगा विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य कराना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्य हिंदी संस्थान कार्यालय कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय जो है देख लेते हैं। राज्य हिंदी संस्थान कार्यालय SCRT एक अनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी बनारस में स्थित है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? बात करेंगे भैया वित्तीय अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील, ये हमारे हो जाएंगे वित्तीय अभिलेख हो जाएंगे। BRC तथा NPRC में क्या अंतर है? BRC ब्लॉक स्तर पर होता है एवं NPRC जो है न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। सार्वभौमिकरण तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक की सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा क्या सार्वभौमिकरण कहलाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? भैया ये आपका है लखनऊ में स्थित है। फिर आगे आपका क्वेश्चन प्रबंधन से आपका क्या आशय है? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा कौन? श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि ये क्या है? ये आवश्यक सामग्री हो जाएंगी। किस लिए? कक्षा शिक्षण के लिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताने हैं आपको। मानवीय प्रबंधन की घटकों की अगर बात करेंगे तो आपका पहला हो जाएगा भैया प्रधानाध्यापक, फिर हो जाएगा अध्यापक, छात्र, समुदाय यानी कि समुदाय का मतलब हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति हो जाएगी, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र संघ, शिक्षक इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। यानी कि अगर आप प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपका दिया है एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि कर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हो जाएगा अध्यापक का व्यक्तित्व जो आपका है प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। प्रधानाध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं को खेलकूद में सहयोग प्रदान करना है। छात्रों को भली भांति शैक्षिक करके मतलब शिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलते देख लेते हैं इसका 6 नंबर पॉइंट क्या दिया है विद्यालय कार्यक्रम में अभिभावकों को अपनी आमंत्रित करना चाहिए, उसके समक्ष विद्यालय के प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप में रखना चाहिए। ये इसके मुख्य पॉइंट हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसका दिया है देख लेते हैं अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अध्यापक अनुदान धनराशि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इस अनुदान का प्रयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्न कारणों द्वारा भी किया जाता है। जान लेते हैं। पहला हो जाएगा विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चों के बैठने और फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, और तीसरा हो जाएगा आवश्यक स्टेशनरी क्रय में करने में, और चौथा हो जाएगा पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि आपकी हो जाएगी झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। चलते अपने 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट आपका हो जाएगा विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधे की व्यवस्था करने हेतु, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है
पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला हो जाएगा आपका चित्र रंगीन एवं आकर्षक होने चाहिए। कैसे? चित्र रंगीन एवं आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों। पाठ्य पुस्तकों के से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हो। कैसा हो? पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होनी चाहिए। समय की शिक्षा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका मेन क्वेश्चन तो यही होना चाहिए किताब का पहला, यानी कि जो रूप है, पहला इसका मोटिव जो है समय की शिक्षा ही है, यानी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा समान बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समय की शिक्षा कहा जाता है। निःशक्त बालक कौन से हो जाएंगे? यानी कि आपके ऐसे बालक जो यानी कि अपंग हो या सुन नहीं सकते या बहरे हो, मतलब ऐसे बालक जो हैं यानी अंधे हो, यानी कि जिसे मूक बधिर बोल सकते हैं या फिर श्रवण बाधित बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बालक जो होते हैं उन्हें क्या समेकित बालक के अंतर्गत आने चाहिए। उनको हर प्रकार से शिक्षा दी जा सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी के साथ ये वीडियो